फैल साहब, तरीक़ाकार तो जो अडॉप्ट किया गया है, चलें लेजिस्लेशन हो गई, कोई इदारा रोक नहीं सकता, पार्लियामान का इस्तेहकाक है और ना ही कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो तो खैर अब हो गया। लेकिन अब मामला वहीं पे फंसा हुआ है कि अपोजिशन भी ये कह रही है कि जी, अब आपने एहसन इकबाल साहब को सुन लिया कि जी टेक्नोलॉजी का बादशाह है, देखिए जी जर्मनी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, और आप कोई, मैं ज़रा थोड़ा लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, आप लोग इतने बड़े अरस्तू हैं कि आप लोगों की ऐसी मशीन बन गई है जिसमें जो बिल्कुल फ्लॉलेस है और आप बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा देंगे। बहुत अप्रोप्रिएट अरस्तू, आपने ठीक जगह पे लफ्ज़ यूज़ किया। आपको कहा है, आप उसे दूसरी तरफ कर रहे हैं। लेकिन एक बार पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। तारिक साहब, आपको भी वेलकम। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आइन क्या कहता है। आइन कहता है, और ये मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी है, जो सेनेट की ओपन बैलेट का केस चल रहा था, उसका जो फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में उस फैसले में लिखा कि जो आइन का आर्टिकल 222 है, वो ये इख्तियार है पार्लियामेंट का कि वो कानून साजी करे, और 2183 ये जिम्मेदारी है इनकम्बेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए, करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब हम जब ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो इसको ईवीएम को कह दिया गया इविल विशियस मशीन। ठीक है, इन्होंने कह दिया, शबाश। अच्छा, जब ये कर रहे थे तो ईवीएम का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आर्टिकल 94 और 103 है इलेक्शन एक्ट 2017 ब्रॉट बाय पीएमएलएन की गवर्नमेंट में आया था, और पीटीआई ने इनका भरपूर साथ दिया था। इन्होंने इन दोनों आर्टिकल्स में बात की है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी। और उसके तहत होना क्या था? उसके तहत होना था मजलिस शूरा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स करके रिपोर्ट बैक करना था। ठीक है, ये तो नहीं कर सके वो, हम उसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल करें। और हम जब ये जो कानून लेकर के आए, इससे बुनियादी क्या चीज़ है, हमारे साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लें, पूरी सारी रिपोर्ट्स उठा के देख लो, और जहां जहां इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, आप वहां की रिपोर्ट्स उठा के देख लो। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है, आप खुद एक लॉ मेकर हैं, अब आप सेनेट का हिस्सा हैं, आपको पता है भारत के अंदर उन्हें कितना वक्त लगा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ओवरऑल जनरल इलेक्शन के अंदर अप्लाई करने में? देखिए, आज हम 2021 में बैठे हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। ठीक है, और कैलकुलेटर एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कैलकुलेटर ही है ये मशीन जो है। इस पे डिटेल में बाद में जाऊंगा, पहले मैं अपनी पिछली बात जरा सी पूरी कर लूं। भारत में जो आपने बात की, असल में जो उनकी पोलिंग डे के मसाइल थे ना, वो खत्म हो गए। ये सारी रिपोर्ट्स बहुत इंप्रूव हुआ क्या, असल में होता क्या है, और तारिक फजल चौधरी साहब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, हम इस तरीके को अच्छे तरीके से नहीं जानते। वो ये है कि असल जो रिगिंग होती है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। ठीक है, रिजल्ट लेट आ रहे हैं, मैनुअली चीजें हो रही हैं, बंदे इधर सारा चीज होती है। आपने जिस तरह लेआउट किया है ना फॉर्म आपकी जानिब से, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, आपके बहुत से कलीग्स आते हैं, उन्होंने ये बात पॉइंट हर दफा वो इतनी डिलिबरेट इसके ऊपर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इशू यहाँ दो है, एक ये कि आप ये सब कर रहे हैं, आप पर इल्ज़ाम ये है कि जी ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने डस्का का इलेक्शन तारीखी तौर पर रिग करने की कोशिश की, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमें ईवीएम पे एतराज़ नहीं है, हमें हुकूमत के इस तरीक़ाकार पे एतराज़ है कि आप रश कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप कहते हैं अलग अलग इलेक्शन हमने करवाना ही ईवीएम के ऊपर है, जबकि वो कहते हैं कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स ऑब्जर्व, उनकी अपनी कैपेसिटी इशूज़ हैं, आपका वो नहीं है कि आप नहीं, उनके अपने कैपेसिटी इश्यूज हैं, वो कहते हैं हम इतनी जल्दी ये सब करवा ही नहीं सकते। देखिए तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, टेक्स सेवी आप भी हैं, मोबाइल फ़ोन भी आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, आज कॉमन सेंस की बात है, ये विद इन 30 डेज सारी चीज़ हो सकती है। 30 दिन के अंदर क्या है, एक मशीन तैयार है ना। हाँ। अब आपने कहा एक चाहिए आपको कैलकुलेटर, या आपको 1,92,000 कैलकुलेटर्स चाहिए, चीज तो तैयार है ना, उसको आपने करना है। पुराने तरीके कार में तो ज्यादा वक्त लगता है,
बैलेट पेपर्स छप रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर लोग जा रहे हैं, उन्होंने तो क्या ये बात दुरुस्त है या फैक्चुअली या गलत है कि इलेक्शन कमीशन ने आपको कहा है NA 133 के लिए भी मशीनें चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपने अभी ये बात कहा टाइम चाहिए, गवर्नमेंट कहती है, मिनिस्ट्री कहती है टाइम चाहिए, जितनी जल्दी में हम दे सकते हैं। सारे इदारे देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत, उन्होंने तो आखिर शिबली फराज ने ये भी कह दिया कि मैं चैलेंज करता हूँ 1 लाख पता नहीं 10 लाख रुपए इनाम देंगे, भी हैक करके दिखाए इसको। अच्छा, ठीक है ना, पूरा उन्होंने दिया चैलेंज। बात ये नहीं है, बात यह है कि क्या हमारा आईन नहीं कहता कि साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, बट द इंप्रेशन इज कि यू आर फोर्सिंग इट डाउन देयर थ्रोट। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप हम पर दबाव डालकर ये सब इन्फोर्स कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है, दे हैव टू मेक श्योर कि इलेक्शन आपकी 2017 से अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैं कह रहा हूं 2017 तो आप अभी कह रहे हैं, 2010 में पहला पायलट हुआ था NA 4 में, उसके अंदर EVM इस्तेमाल हुई, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। ये मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, तकरीबन इनको साल डेढ़ हो गया, 2 साल है दिन के रह गए हैं। वो कहते हैं इतने अरसे के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि हम लीप फ्रॉग करें और हम अगले इलेक्शन तक ये सारा कुछ कवर करें। हम नहीं कहते मुनीब साहब, इलेक्शन कमीशन का अपना ये, अब आप पढ़ें, ये इनका स्ट्रेटेजिक प्लान है। ये वो कहता है कि बाय दिसंबर 2021, जो कि जनरल इलेक्शन 2023 से बहुत पहले है, उन्होंने कहा ये सारी चीजें तैयार होंगी। अच्छा, लेट मी आस्क, व्हाई वुड दे पुट इट इन द होल बुक? इलेक्शन स्ट्रेटेजिक प्लान है, आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह दोस्तों। तारिक साहब, आप लोग इतने खिलाफ क्यों हैं? चले इलेक्शन कमीशन तो बकौल इनके पार्टी बना हुआ है, आपके साथ इल्जामात भी हुकूमत की तरफ से लगाए गए, आप लोग क्यों खिलाफ है इतनी टेक्नोलॉजी? क्या डर क्या है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, सेनेटर फैसल जावेद ने अभी जो तमाम आपके सामने रखा है पर्सपेक्टिव, ज़ाहिर है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, लेकिन चंद बातें जो हैं वो ज़रा हकीकत पे जो मबनी है उन पर भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क, ये रियासत, ये सिस्टम, ये किसी भी एक पार्टी की जागीर नहीं है, ना हमारी है ना किसी और की है। यहाँ पे अगर कोई एक पार्टी ये चाहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैं चाहता हूँ ठीक है वैसे ही होगा, और अभी मेरे भाई ने कहा कि जी क्या आप नहीं चाहते कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन क्या साफ़ और शफाफ इलेक्शन वही है जो PTI जिस अंदाज से करवाना चाहती है? और साथ उसके चंद जो एलाइज जमातें उन्होंने परसों तक तो राज़ी नहीं थी, कल वो आई गई, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने बताया कैसे आई, लेकिन आ गई इनके साथ। तो आपने एक बुलडोज करके बिल पास करवा लिया, कर दिया कि मुझे वज़रा लेकर आए थे। चले, जो भी लेके आए, मैं उस पर बात नहीं की, वो आगे साथ आपने एक बुलडोज कर लिया। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक सिस्टम जिसको आप समझते हैं कि मुल्क के लिए या निज़ाम के लिए, इलेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन है, वही बेहतरीन है। चाहिए ये था कि एक स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टीज़ हैं, अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, और वो जो आपने फरमाया ना कि जल्दी वाली बात, ये समझ से बाहर है कि अभी वो रातों रात हो। आपको याद होगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनी थी 2013 और 18 के बीच, जब हमारी गवर्नमेंट थी, मैं खुद उसका मेंबर रहा हूँ। उसमें हमने उस कमेटी की प्रोसीडिंग्स रोक दी थी जब PTI इस्तीफे दे के उस कमेटी से बाहर निकल गई थी। अच्छा। और जब दोबारा इन्होंने ज्वाइन की पार्लियामेंट, तो दोबारा इन्हें उसमें बुला के उसकी प्रोसीडिंग्स को शुरू किया गया। तो ये होती है एक आपकी स्ट्रेटजी या वज़ादारी। कहते हैं आपने कुछ किया नहीं ना, कहते तो आप भी थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। सारे उसमें बैठे हुए थे ना। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। अब जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं, वो आपने जो कैपेसिटी इशूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो ये कह रहे हैं जी कि हमें 8 लाख मशीनें दरकार हैं। अच्छा। 2 से 3 लाख IT के माहिरीन दरकार होंगे हमें, और ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे शायद EVM मशीन पहुँचाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर्स की मदद चाहिए। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में जमा कराई है, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा। और बिल्कुल जो आपने बताया कि फाज चोई साहब ने कहा कि हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, वो भी आपको पता लगा है कि वो भी सरासर गलत बयानी है। तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं मौजूद हैं। तो इस सारे सिनेरियो में कोई ये नहीं कहता जनाब कि आप अगर पिछले सिस्टम में कोई नकायस मौजूद हैं, सारे ये चाहते हैं कि वो दूर हों, लेकिन वो कहते हैं ना, लेकिन अगर आपकी अलामत है, आप लोग इलेक्शन डे मैनेज करने के चक्कर में आप लोग टेक्नोलॉजी से इसलिए डरते हैं कि उसमें फिर आपको पता है मार पड़ जाएगी। पिछले जो पुराना सिस्टम जिसे आप कहते हैं, उसकी 2018 में जो बराह रास्त बेनिफिशरी है वो PTI है, इन्होंने फायदा उठाया, लोगों ने वोट दिया। चोई साहब, RDS जो है वो सारा सिस्टम जो है वो बैठा कैसे बैठा। अब तो 3 साल होगी, माने हुकूमत है, तुसी मंदे नहीं। हुकूमत तो मैं मानता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उस इलेक्शन के बेनिफिशरी होने की बात बता रहा हूँ। ठीक है। अब जब इन्हें पता लगा कि उस सिस्टम से तो शायद हम फायदा हासिल नहीं कर सके, तो ये एक नए सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं। ठीक। और उसमें
जैसे अपोजिशन आज से कह रही है कि अगला इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा आप बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए, आपके जमहूरी निज़ाम के लिए कतई तौर पे ये मुफीद साबित नहीं होगा कि आप एक तरफा इस तरह की कानून साजी करके इलेक्शन को बुलडोज करके आप अपने तरीके से करा के अपनी मर्ज़ी के नताइज उससे हासिल करना चाहेंगे। इसके बहुत संगीन नताइज निकलेंगे, बहुत ख़तरनाक नताइज निकलेंगे मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए।